समस्त व्याकरण प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास के तृतीय भाग पर अध्ययन करेंगे। वह समास है आपका तत्पुरुष समास। इसके पूर्व में हम लोगों ने समास के विषय में अध्ययन किया, फिर दूसरे भाग में अव्ययी भाव के विषय में अध्ययन किया, उसके बाद कर्मधारय समास के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। अब आज हम लोग तत्पुरुष समास के विषय में अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस विषय पर हम लोग पहले चलते हैं। उसके बाद तब इसके भेद के विषय में, इसके प्रकारों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तत्पुरुष समास, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। आप देख रहे हैं सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि जिस समास में उत्तर पद माने बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप देख लें। परिभाषा: जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देख लें, जैसे देवानाम मंदिरः बराबर समस्त पद हो जाएगा आपका देव मंदिरः। यहाँ पर देवानाम और मंदिरः, देवानाम आगे और जो है आ रहा है स्वर, तो इसलिए हम देवानाम को देवानाम और मंदिरः दो पद हैं, परंतु बाद वाले पद की, परंतु बाद वाले पद अर्थात मंदिरः की प्रधानता है। अब देखिए स्पष्ट हो गया आपका। लिख रहे हैं कि उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है, बाद वाला पद प्रमुख होता है, मुख्य होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जैसे हमने देख लिया देवानाम मंदिरः, देवों का मंदिर। तो यहाँ पर जब समस्त पद बनाया हमने तो देव मंदिरः बना, लेकिन जो दो पद हैं आपके देव और मंदिर, तो ये देव और मंदिर दोनों पदों में जो मुख्य है वो मंदिर है। प्रधानता जो है, प्रमुखता जो है वो मंदिर की है, इसलिए यह तत्पुरुष समास के उदाहरण के अंतर्गत आता है।
ये सामान्य स्थिति रही। अब तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं इस पर हम लोग चलते हैं। तत्पुरुष समास के भेद देखें। तत्पुरुष समास के भेद, यहाँ आप लिख सकते हैं विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब उसमें पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है आपका नंबर 1, द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया तत्पुरुष समास, ये द्वितीया तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष का पहला भेद है। अब द्वितीया तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग अपने ढंग से देख लें, समझ लें कि समस्त पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति का लोप होने पर द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। देखिए अपने ढंग से परिभाषा बना लिया गया सीधा सीधा कि समस्त पद बनाते समय, जब पद अलग अलग हैं, समास विग्रह से युक्त हैं, तो उन पदों को जब हम एक में मिलाते हैं, समस्त पद या सामासिक पद बनाते हैं, तो समस्त पद बनाते समय पूर्व में, पूर्व पद में जो विभक्ति लगी है, द्वितीया विभक्ति ऐसे लगी है, तो उस द्वितीया विभक्ति का पूर्व पद में लोप कर देंगे हम। तो लोप करके जब समस्त पद बनाएंगे तो वही द्वितीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अब इसका उदाहरण आप देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपका। जैसे हम लोग संकेत कर रहे हैं, उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण ना, उदाहरण जैसे मान लीजिए हमको मिल गया सुखम प्राप्त, ये उदाहरण मिल गया हमको, सुखम प्राप्त। सुखम में आप देख रहे हैं ये पूर्व पद है और प्राप्त उत्तर पद है, बाद वाला पद है। तो सुखम में आप देख रहे हैं द्वितीया विभक्ति लगी है। जब इसको आप समस्त पद बनाने लगेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि समस्त पद जब ये बनेगा तो इसमें से द्वितीया विभक्ति का लोप हो जाएगा और ये शब्द आपका बन जाएगा सुख प्राप्त। सुख प्राप्त। देखें एकदम स्पष्ट हो रहा है आपका कि पूर्व पद से द्वितीया विभक्ति का लोप कर देने पर जो समस्त पद बनेगा वही द्वितीया तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा ना। देखिए सुखम प्राप्त से सुख प्राप्त, जैसे शरणम, शरणम आगत, शरणम आगत, ये उदाहरण हमको मिला। शरणम आगत, इसको आपने शरणम में देख रहे हैं द्वितीया है, जब इसको एक पद बनाया आपने तो बना शरणागत, शरणागत, ये उदाहरण आपका बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति का लोप होने पर ही यहाँ पर आपके समस्त पद बन रहे हैं। ये विशेष हमको ध्यान देना है। जैसे और मिल गया हमको ग्रामम
गतः, ये शब्द मिल गया, ग्रामम गतः। तो इससे हम जब एक पद बना रहे हैं तो बन रहा है हमारा ग्राम गतः, ग्राम गतः। द्वितीय विभक्ति का लोप हो रहा है, ग्रामम में द्वितीय है, द्वितीय विभक्ति का लोप हो रहा है, और द्वितीय विभक्ति का जब लोप हो रहा है तो अपने आप शब्द आपका स्पष्ट बन रहा है। जैसे गजम आरूढ़, गजम आरूढ़, तो इसको जब एक साथ आप कर रहे हैं तो गजम में द्वितीय लगी है, इसको एक साथ बना दिया तो बन गया गजारूढ़, गजारूढ़। आ शब्द है तो इधर इसमें मिल गया ज में, और गजारूढ़ शब्द आपका बन गया। जैसे शरणमागतः में आ मिल गया था तो शरणागतः बन गया था ना। इस तरह से आप देख रहे हैं। अब इस उदाहरण के माध्यम से लगभग स्पष्ट हो गए होंगे आप कि पूर्व पद में जितना भी पूर्व पद हैं सब में देख रहे हैं आप द्वितीय लगी है ना। जैसे भयम आपन्न, अभी और भी उदाहरण है, भयम आपन्न तो बन जाएगा भयापन्न। इस तरह से अनेक उदाहरण आप जो भी देखेंगे, पूर्व पद में अगर द्वितीय विभक्ति लगी है तो उसको जब आप एक पद बनाने लगेंगे तो अपने आप ही वो द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ये आपने स्पष्ट कर लिया। अब दूसरे प्रकार पर चलते हैं कि तत्पुरुष समास का दूसरा भेद कौन सा है। तो दूसरा भेद हम अब इधर ऊपर लिख रहे हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है, ये नंबर 2 है, वो है तृतीय तत्पुरुष समास। अब आप देख लें, परिभाषा सब में वही रहेगी, केवल विभक्ति का परिवर्तन आपको कर देना है और परिभाषा एकदम उसी तरह से समान रहेगी। तो यहाँ पर भी आप यही शब्दावली लिख सकते हैं कि समस्त पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का लोप होना माने गायब होना, लोप होने पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ये परिभाषा आपकी बन गई। अब इसका उदाहरण आप देख लें। उदाहरण, अब उदाहरण में आप देखेंगे पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगी रहेगी और उसके बाद जब समस्त पद बनाने लगेंगे तो तृतीय विभक्ति हट जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, तो अपने आप ही आपका शब्द स्पष्ट बन जाएगा समस्त पद ना। जैसे नखई भिन्न, ये हमको शब्द मिल गया, नखई भिन्न। नखई में बालकई की तरह आप देख रहे हैं तृतीया लगी हुई है। जब इसको एक पद बनाया आपने तो बन गया नख भिन्न, नख भिन्न, ये शब्द आपका बन गया। ठीक, इसी तरह से कर्णेन बधिर, कर्णेन में तृतीया लगी है, इसमें जब एक साथ बना दिया तो बन जाएगा आपका कर्ण बधिर। ये देख रहे हैं। इस तरह से अनेक उदाहरण भी आपके सामने रखते हैं। सब में प्रथम में पहले पद में आप देख रहे हैं तृतीया विभक्ति लगी है। जब इसको आप एक पद बना रहे हैं, सामासिक पद बना रहे हैं, समस्त पद बना रहे हैं, तो तृतीया का लोप हो रहा है और अपने आप स्पष्ट शब्द आपका बन रहा है। ये ध्यान रखना है सबको हमेशा। यही चीज़ जैसे द्वितीया में भी आपने देखा था, वही सेम स्थिति, वही वास्तविकता आपको तृतीया में भी मिल रही है।
जैसे मासेन पूर्वम, मासेन पूर्वम, ये शब्द मिला। मासेन में देख रहे तृतीया लगी है, इसको जब आपने एक कर दिया तो मास पूर्वम, महीने पूर्व। ठीक है, इस तरह से अनेक उदाहरण, अभी हम एक दो और उदाहरण आपको दे देते हैं, देख लें, एकदम निश्चित हो जाएंगे आप कि कहीं किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। एकदम सरल चीज़ है। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं एकदम सरल हैं, उसमें जरा सा भी कहीं शंका की स्थिति नहीं है, जरा सा भी कोई उसमें आपको दिक्कत की बात नहीं है। जैसे और एक आध दो उदाहरण आपको दे देते हैं कि बाणेन हतः, बाणेन हतः, कहीं कहीं पर आहतः शब्द भी मिलता है, बाणेन आहतः। तो इससे आप शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा आपका बाणा हतः, ये ठीक, बाणा हतः, बाण से घायल किया हुआ, बाण से मारा हुआ ना, घायल किया गया। इस तरह से हम उदाहरण आपके पास अनेक रख दिए हैं। जैसे एक और प्रचलित उदाहरण है हरिणा त्रातः, अक्सर मिलता है हरिणा, हरि शब्द का रूप आप चलाएंगे तो हरि हरि हरय, हरिम हरि हरिन हरिणा, तृतीया एक वचन में हरिणा शब्द आ रहा है, तो इससे आप बना रहे हैं तो आपका बन रहा है हरि त्रातः। ये अब आपने देख लिया कि अनेक उदाहरण आपके सामने हो गया। अब तृतीया विभक्ति क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास पर चलते हैं। देखें, नंबर 3 है चतुर्थी तत्पुरुष समास। इतना भी लिख करके हम उदाहरण आपको संकेत कर सकते हैं, क्योंकि परिभाषा आपको लिखी जा चुकी है, सब में वही स्थिति है समान, लेकिन फिर भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का लोप होने पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ठीक, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप होने पर तत्पुरुष समास होता है, होने पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब इसका उदाहरण आप देख लें, उदाहरण, ठीक। अब चतुर्थी, चतुर्थी का भाव आप देखें कि जैसे प्रथम पद में आपको चतुर्थी मिलेगी ना, तो जैसे दानाय पात्रम, ये हमको मिल गया, दानाय पात्रम, देख रहे हैं चतुर्थी लगी है दानाय, बालकाय रामाय की तरह, तो इसको जब आप एक पद बना रहे हैं तो बन रहा है आपका दान पात्रम। ये दानाय पात्रम, दान पात्रम। जैसे भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि, तो भूतेभ्यः बालकेभ्यः की तरह ना, तो इससे आप जब बनाएंगे तो बन जा रहा है आपका शब्द भूत बलि, चतुर्थी हट गई, आपका पद अपने आप ही बन गया। इस तरह से आप ध्यान रखें कि कहीं आपको कोई दिक्कत न हो, केवल इतना ही समझना है कि इसमें कौन विभक्ति पूर्व पद में लगी है। जैसे और उदाहरण का दो दे रहे हैं, देख लिया जाए कि धनाय कामना, धनाय कामना, तो यहाँ पर धनाय में आप देख रहे हैं चतुर्थी लगी है, जब एक पद बना रहे हैं आप तो बन रहा है धन कामना। एक और बहुत प्रचलित उदाहरण है, अक्सर आता है यूपाय दारु, यूपाय दारु,
दारू शब्द का भाव आप गलत अर्थ में मत लें। युपाय दारू का भाव होता है यज्ञ के लिए लकड़ी। युपाय दारू यज्ञ के लिए लकड़ी। तो इसको जब आप एक पद बनाएंगे तो बन जाएगा आपका यूप दारू। ये अब आपने देखा कि अनेक उदाहरण आपके सामने हो गए। यही चीज़ें हैं। अब चाहे जितना भी उदाहरण आप करेंगे, पूर्व पद में केवल आपको चतुर्थी देखना है, और जब समस्त पद बनेगा तो चतुर्थी विभक्ति का लोप कर देंगे, अपने आप ही आपका स्पष्ट शब्द बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम पंचमी तत्पुरुष पर चलते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास। अब नियम के हिसाब से तो यहाँ हम ना मिटाते तब भी काम चल जाता, फिर भी चलिए आपको समझाने के लिए हम पुनः लिख दे रहे हैं। देखिए नंबर 4 है, नंबर 4 वो है पंचमी तत्पुरुष समास। अब पंचमी तत्पुरुष समास में क्या होगा? पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का लोप होने पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ये बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आपको कहीं भ्रम न रहे, किसी प्रकार से कोई शंका न हो, इसलिए हम हर एक का अलग अलग आपको लिख करके विस्तार दे रहे हैं। अब इसका उदाहरण आप देख लें। उदाहरण में आप देखेंगे तो यहाँ पर पंचमी का भाव आप समझते हैं, अपादाने पंचमी। कहीं से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर आप पंचमी लगाते हैं ना। जैसे वृक्षात पतितः, यही हमको मिल गया। वृक्षात में आप देख रहे हैं पंचमी लगी है, पतितः वृक्ष से गिरा हुआ ना। तो इसको जब एक पद आपने बनाया तो आपका बन गया वृक्ष पतितः। ये ठीक है, वृक्षात पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, नीचे आया हुआ, कहीं से कोई चीज़ अलग हो रही है। तो अलग होने की स्थिति में आप जानते हैं पंचमी वैसे भी लगती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं से कोई भी चीज़ अलग हो तो उसमें आप जैसे अश्वात पतितः, अश्व से, घोड़े से, पतितः गिरा हुआ, तो बन जाएगा आपका अश्व पतितः। इसी तरह मान लीजिए जैसे मिल गया मार्गात भ्रष्ट, मार्ग से विचलित हुआ, भ्रष्ट हुआ ना। तो उसको जब एक पद बनाया आपने तो बन गया आपका मार्ग भ्रष्ट। ये शब्द है मार्ग भ्रष्ट ना। इसी तरह कूपात पत्त, अनेक उदाहरण आपके क्लियर हो जाएंगे। केवल इतना ही आपको ध्यान देना है कि उसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लगी रहे। तो पूर्व पद में पंचमी अगर लगी है तो एकदम निश्चित रूप से आप देख लें। जैसे चौरात शब्द मिल गया, चौरात ना। चौरात भीत, चोर से डरा हुआ, तो बन जाएगा आपका चौर भीत। ये अब आप देख लिए कि इस तरह से
कोई भी उदाहरण मिलता है जिसमें कि पूर्व पद में पंचमी लगी रहेगी तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि पंचमी तत्पुरुष समास का भेद है। अब हम अगले भेद पर चलते हैं, वो है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास नंबर 5। नंबर 5 देखा जाए, नंबर 5 है आपका, नंबर 5 वो है षष्ठी तत्पुरुष समास ना, जिसमें पूर्व पद में षष्ठी होती है तथा समस्त पद बनाते समय षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है ना, उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हमने भाषा में परिवर्तन करके संकेत कर दिया आपको, जिससे कहीं आपको भ्रम की स्थिति न हो, शंका न रहे आपको, इसलिए हमने स्पष्ट कर दिया अलग से करके। अब इसमें देखें इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण ना, अब इसके उदाहरण में आप देखेंगे कि पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगी रहेगी, जब उसको आप समस्त पद बनाने लगेंगे षष्ठी विभक्ति हट जाएगी। जैसे अपना प्रचलित उदाहरण जैसे देख लीजिए, विद्या याह आलय, यही शब्द हमको मिल गया। जैसे विद्यायाह आलयः, विद्यायाह में देख रहे हैं आप षष्ठी लगी है और आलयः जो है वो प्रथमा है। जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो आपका शब्द बन रहा है विद्यालय। ठीक है, तो इस तरह से जैसे पुस्तकस्य आलय, ये शब्द हमको मिल गया, पुस्तकस्य आलय, तो इससे शब्द हमने बनाया तो अपने आप पुस्तकालय। देख रहे हैं एकदम षष्ठी विभक्ति का आप लोप कर दीजिए, अपने आप ही एकदम निश्चिंत क्लियर आपका शब्द बन जाएगा। जैसे बहुत से प्रचलित उदाहरण हैं, अक्सर प्रयोग होता है राज्ञः पुत्र, राज्ञः पुत्र, राज्ञः में षष्ठी लगी है, जब इसको आप एक पद बनाएंगे तो बन जाएगा आपका राजपुत्र। ठीक, जैसे सीताया पति, सीताया पति, तो शब्द आपका बन जाएगा क्या, सीता पति, सीता के पति। इस तरह से अनेक उदाहरण आपके हैं, जैसे चाहें आप, जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई मिले उसको आप अपने आप निश्चिंत होकर के जान लें कि यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक, तो अब अंतिम भेद पर चलते हैं, वो है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो देखा जाए सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास में देखें आप, सप्तमी बहुत ही सरल स्थिति है, बहुत ही सरल समास है तत्पुरुष। पहले भी हमने संकेत किया था कि यह समास आपका कर्मधारय का ही एक भाग है, इसलिए
इसमें बहुत ही सरलता है। अब हम लोग अंतिम भाग पर चलते हैं, वो नंबर है 6 सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसमें भी परिभाषा आप लिख लें कि इसमें पूर्व पद सप्तमी विभक्ति का होता है तथा समस्त पद बनाते समय सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन करके हम बार बार संकेत कर रहे हैं, भाव वही है, स्थिति वही है, केवल परिवर्तन उतना ही है कि जो विभक्ति लगी है वही आपको ध्यान रखना है कि वही तत्पुरुष समास ही है। उदाहरण इसका देख लें, जैसे उदाहरण सप्तमी। अब जैसे नरेषु उत्तमः, नरेषु उत्तमः, बालकेषु, रामेषु, ना, उस तरह से नरेषु सप्तम्यंत बहुवचनांत। तो यहाँ पर नरेश में देख रहे हैं सप्तमी बहुवचन है, यहाँ उत्तमा आपका प्रथमा है। जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो आपका शब्द बन रहा है नरोत्तम, नरेषु उत्तम नरोत्तम। ठीक, इसी तरह से और हम उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं जिसमें सप्तमी ना, जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल, इसको आप एक पद बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा कार्य कुशल। देख रहे हैं, इस तरह से धर्म में निपुण, धर्म में निपुण, धर्म में निपुण शब्द आपका बन जाएगा धर्म निपुण। ये अनेक उदाहरण हैं और हम आपके पास एक दो उदाहरण दे रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि केवल स्थिति इतना ही है कि आपको ये ध्यान देना है कि पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगी है। जैसे कलासु निपुण, कहीं कहीं शब्द मिलता है कलासु, कला में ना, निपुण, तो बन जाएगा आपका कला निपुण। ये अब अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरणों के माध्यम से हम इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। ये जो 6 भेद हैं द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, ये हमने आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दिया, उदाहरण सहित पूर्ण रूपेण हर एक की हमने आपको परिभाषा भी सामने रख दिया, जिससे कहीं आपको भ्रम की स्थिति न हो। अब इस तत्पुरुष समास के कुछ और भी भेद हैं, अन्य भी भेद हैं, उस विषय पर भी हम चलेंगे, लेकिन आज केवल इतना ही। जो तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं उसको हम अगले भाग में व्याख्यायित करेंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे ढंग से पूरी बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से इसको पढ़िएगा, अन्य और उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट करिएगा, आपको कहीं भी शंका भ्रम की स्थिति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।